नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जो है आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि आपके जॉब वैकेंसी से लेकर है, जो कि आपका एक गवर्नमेंट जॉब है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। जो भी आप अगर इंडियन एयरफोर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आप हेलीकॉप्टर्स, आपको ये सब जो है प्रोवाइड होते हैं इस एयरफोर्स के अंदर काम करने के लिए। आप जैसे नाम से भी समझ रहे होंगे इंडियन एयरफोर्स, यानी कि वो फोर्सेज, जैसे आप जानते हैं बॉर्डर की अलग फोर्स होती है, आपकी जो अ, अग्निवीर होते हैं वो अलग होते हैं, ये सारी आर्मी वाली फोर्स अलग होती है। उसी तरीके से आपकी एयर फोर्स भी होती है, उसके अंदर जो है वो इंडियन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यानी कि भारत की जो एयर फोर्स है उसके अंदर आपकी 3,500 जो है पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, यानी जॉब निकले हैं। यानी कि आप देख सकते हैं 3,000 से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर जॉब निकले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो है एनिमेटेड वीडियो जो ये आ रहा है सामने, आप देख रहे होंगे, जिसके अंदर आप आराम से इनका जो है जेट देख पा रहे हैं। एयरफोर्स का जो जेट है, प्लेन है, जिसको आप आसानी से देख पा रहे हैं इस वीडियो में, इस स्क्रीन पर। ये जो है एयरफोर्स का है, ये इंडियन एयरफोर्स का है। तो इसी के लिए मैं इसी के ऊपर इस वीडियो में पूरा जो है बात होने वाली है। ये इंडियन फोर्स की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर मैं आपको ये चीज़ दिखा पा रहा हूँ आसानी से। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मेन वेबसाइट है। और इसी तरीके से जो अग्निपथ वायु वाली जो वेबसाइट है जिस पर अलग से वैकेंसी जो जॉब निकले हैं, उसका नोटिस इस वेबसाइट पर आया है। यहाँ पे आपको देखने को वो नोटिस मिल जाएगा, जैसे कि आप ऊपर देख भी रहे हैं इंडियन एयरफोर्स। तो मेन वेबसाइट वो थी जो मैंने आपको दिखाई। ये जो है वायु सेना वाली जो मेन जो आपकी जॉब वैकेंसी और उस सारे रिलेटेड जो वर्किंग टास्क रहते हैं वो इस वेबसाइट पर होते हैं। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट को भी आसानी से देख पा रहे हैं। ये जो है अग्निवीर की, यानी अग्निवीर के अंदर अग्निवीर वायु, यानी कि आप समझ सकते हैं वायु मतलब आपका फोर्स हो जाता है, एयर हो जाता है, यानी अग्निवीर वायु के अंदर आपकी जो है 3,500 से ज़्यादा जो है इतनी जो है पोस्ट पे जॉब निकले हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन में क्या कुछ आया है। और आज यानी कि 17 मार्च से उसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, यानी कि आप उसके लिए फॉर्म भरकर उस पोस्ट के लिए, उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी जो है मार्च के अंदर 31 मार्च रखी गई है, यानी कि आपको पूरा 2 हफ्ते का समय, यानी 2 वीक का समय आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। आप आसानी से बिना किसी जल्दबाजी के पूरा फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले हमारे लिए नोटिफिकेशन जानना ज़रूरी है। नोटिफिकेशन में क्या कुछ आया था, कितनी पोस्ट पर जॉब है और क्या क्या पोस्ट उसके अंदर है, मतलब कि आपको किस किस तरीके का काम वहाँ पर करने को मिल सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या 10th पास वाला इस एग्ज़ाम, ये इसका एक एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, क्या 10th पास वाला उस एग्ज़ाम को दे के ये जॉब ले सकता है, या फिर 12th पास वाला ले सकता है, या फिर ग्रेजुएशन वाला ले सकता है कि नहीं ले सकता। अगर ग्रेजुएशन वाला ले सकता है तो किस जो डिपार्टमेंट में, किस डिग्री में, किस कोर्स के अंदर उसने अगर डिग्री ली हुई है, ग्रेजुएशन करी हुई है, तो वो किस कोर्स के लिए जो है अप्लाई हो कर सकता है। सपोज मानिए कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने आर्ट्स से बीए करा, जैसे कि बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स करा, तो क्या वो इस एग्ज़ाम को देकर इस फोर्स के अंदर अपनी किसी जॉब को पा सकता है उस पोस्ट के लिए। इस तरीके से मैं सारा आपको बताऊंगा कि सारी ग्रेजुएशन जो है वो एप्लीकेबल होंगे या फिर कुछ ग्रेजुएशन स्टूडेंट को यहाँ पे बोला जा रहा है। मेन हम जानेंगे कास्ट के बारे में, जो आपका कास्ट से रिलेटेड सारा डिटेल होगा कि कास्ट के अंदर अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, तो आपको फ़ीस देनी है नहीं देनी है एग्ज़ाम की। पहली बात तो ये हो जाती है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, कास्ट से रिलेटेड। सेकंड चीज़ आपकी ये हो जाती है कि अगर चलिए फ़ीस दे दी, एग्ज़ाम भी दे दिया, उसके बाद कोई बेनिफिट मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना पे स्केल रहेगा, मतलब कि कितनी आपकी सैलरी रहेगी, सारी डिटेल जो है इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और मेन आपका एग्जाम का डेट क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में जो है कवर होने वाला है। देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियली वेबसाइट पर आया था। जैसे आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर इनवाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल। अनमेरिड के लिए, जैसे कि आप बता दूं, अगर आप शादीशुदा हैं यानी आप मैरिड हैं, भले आपकी उम्र से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है कि अगर आपकी एज 20 है, 18 है और आप साथ में मैरिड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अनमेरिड के लिए है, यानी कि सिंगल बैचलर्स के लिए है, या फिर वो लड़का हो लड़की हो, वो भी हम आगे देख लेंगे। यहाँ पे बोला गया है मेल एंड फीमेल, यानी लड़का लड़की दोनों के लिए ये पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर वायु के लिए ये चीज़ बताई जा रही है। अंडर
अग्निपथ स्कीम, जो आपकी अग्निपथ स्कीम है, अगर आप नहीं जानते अग्निपथ स्कीम के बारे में, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जो अग्निपथ स्कीम थी, जो आपको पता होगा अभी पिछले सालों में ही कभी जो है ये लाई गई है, उसको उससे रिलेटेड जो है आपका यहाँ पे जो है पे स्केल रहेगा, उससे रिलेटेड सारा कुछ जो यहाँ पे आपका होगा। देखिए सिर्फ ये 2 पेज का है, लेकिन पूरा एक एक चीज़ अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है। मेनली यहाँ पे सारा चीज़ कवर हो जाएगा आपका। जैसे आपको बता दूँ, रजिस्ट्रेशन के लिए बताऊँ, यहाँ पे आपको जैसे लिखा हुआ है 17 मार्च से लेके 31 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, यानी आपके पास 2 वीक का समय, आप 2 हफ्ते के अंदर इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम डेट्स आपको बताऊं तो फ्रॉम 20 मई, यानी कि आपका 20 मई से ये एग्ज़ाम होगा। अग्निपथ वाला जो यहाँ पे बोला जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इंडियन एयरफोर्स में अगर जॉब मिलती है तो बहुत बड़ी बात होती है हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक कैंडिडेट के लिए जिसको भी वो जॉब चाहिए, तो उसके लिए ये जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली। आपकी जो मेरिट लिस्ट आती है बाद में, उसके बेस पर जो है आपको सिलेक्ट किया जाएगा और इस तरीके से आपको जॉब दी जाएगी। एट नो स्टेज एनी ब्राइब इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एनी वन फॉर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स। आपको किसी दूसरे को, जैसे आप कोई कहता है बीच में कोई कह देता है ब्रोकर या ऐसा कुछ भी, आपका कोई आता है कि कहता है कि हम जो है आपकी रिक्रूटमेंट करा देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी कुछ भी किसी को पे नहीं करना है। आपकी डायरेक्ट मेरिट के बेस पर ही यहाँ पे जो है सिलेक्शन होकर आपका जो है लिस्ट में नाम आएगा और सिलेक्शन होगा और फाइनली आपकी जॉब लग जाएगी। कैंडिडेट्स शुड नॉट फॉल प्रे टू अनस्क्रपलस पर्सनस पोजिंग एज रिक्रूटमेंट सिलेक्टिंग एजेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम वही, किसी एजेंट के भरोसे नहीं बैठना है। आप एग्ज़ाम देंगे, जैसा आपको बताया जा रहा है उसी के बेस पर जो है यहाँ पे आपको जो है जॉब मिल जाएगी आसानी से इंडियन एयरफोर्स के अंदर। देखिए यहाँ पे आपको बताओ, परसुएंट टू द न्यू HR मेथडोलॉजी फॉर इंडक्शन ऑफ अग्निवीर वायु अंडर अग्निपथ स्कीम एम टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू नेशनल्स यूथ टू एक्सपीरियंस मिलिट्री वे ऑफ लाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। जैसे आपको बता दूं इसमें क्या होता है, ये अग्निवीर जो स्कीम थी आपको बता दूं, ये पहले आई थी, अभी साल 2 साल हुए शायद से, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस स्कीम को आए। स्कीम में मेन यही है कि आपको 4 साल जो है यहाँ पे मिलिट्री के अंदर काम करने को मिलेगा। और खासकर ये भी बोला गया है, ऐसा नहीं था कि क्या होता था पहले ये होता था कि एज की कोई लिमिट नहीं थी, तो किसी की एज ज़्यादा होती थी तो वो भी यहाँ पे काम करता था, कम होती थी तो मतलब एक लिमिट फिक्स नहीं थी, मतलब कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था। कोई किसी की एज 25-26 हो जाती थी तो वो भी वहाँ पे काम कर पाता। इससे क्या होता था, इससे जो 18 साल के हैं और जो हमारे युवा लोग हैं उनको जो है मौका नहीं मिल पाता था यहाँ पे काम करने का। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि युवाओं के लिए ये चीज़ स्कीम जो है स्पेशली लाई गई, जो कि आपको 4 साल के लिए यहाँ पे आपको काम करने को मिलता है। इंडियन एयरफोर्स इन्वाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल, जैसे मैंने आपको बताया सेम वही 20 मई को आपका ये एग्ज़ाम होगा, 20 मई से स्टार्ट होंगे जैसा बोला गया है। फॉर सिलेक्शन टेस्ट फ्रॉम 20 मई। The number and employability of female candidate will be decided as per service requirement। जितनी हमारे को जिस सर्विस में जितनी हमारे को फीमेल की ज़रूरत होगी उस तरीके से हम बताएंगे कि हमें कितनी फीमेल्स जो है यहाँ पे चाहिए इंडियन एयरफोर्स के अंदर। द सिलेक्शन टेस्ट इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशन्ड ऑफिसर पायलट्स एंड नेविगेटर। देखिए द सिलेक्शन टेस्ट जो होगा वो आपका वो किसके लिए सिलेक्शन नहीं करेगा, वो आपका कमीशन्ड ऑफिसर पायलट्स और नेविगेटर के लिए यहाँ पे नहीं होने वाला है। मतलब कि क्या, द सिलेक्शन टेस्ट इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन, मतलब कि आपका जो सिलेक्शन टेस्ट होगा एग्ज़ाम होगा वो आपका इन तीनों पोस्ट के लिए नहीं होगा, ये आपको बता दिया है। एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू फिल ओनली ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट एंड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन टू फिल द सेम आर अवेलेबल। आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जैसे आपको बताऊँ अग्निपथवायु.cdac.in। ये जैसे मैंने ये वाली वेबसाइट जो खोली हुई है इसका आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अग्निपथवायु.cdac.in। इस वेबसाइट पे आपको जो है वो सारा कुछ मिल जाएगा, आपको इसके बारे में सारा कुछ कि फॉर्म कैसे भरना है। हालांकि आपको फॉर्म फिल करके ही बता देंगे एक वीडियो में कि कैसे फॉर्म फिल होगा। दिस एग्जामिनेशन इज़ वैलिड फॉर, ये आपको बताया जा रहा है अग्निवीर वायु के लिए ये चीज़ जो है वैलिड रहेगा ये फॉर्म। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल कमेंट्स, जैसा आपको बताया आज से फॉर्म शुरू हो चुका है, आप आज से लेके 31 मार्च तक जो है भर सकते हैं। यहाँ पे आवर भी लिखे हैं कितने, यहाँ पे 1700 आवर नहीं है, यहाँ पे लिखा है
और फिर उसके बाद रेशो का सिंबल है, उसके जो सेमी कॉलन होता है उसके बाद आपका डबल जीरो है। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि शाम के 5 बजे तक, उससे ज़्यादा आप नहीं भर सकते 31 तक। रजिस्टर्ड एप्लीकेशन सेल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन लॉग ऑन टू। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे, पहले से वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा, उनको अपने लॉगिन करके फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत उनको नहीं है। हालांकि अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होता है, जो कि आपका पहले से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से दूसरा होना चाहिए। Candidates are advised to register at the earliest opportunity as no extension of registration date will be accommodate। मतलब कि ऐसा बोला जा रहा है, अभी के हिसाब से फुल फाइनल हो चुका है कि 31 रहेगा लास्ट डेट, कोई इसमें आगे नहीं बढ़ाया जाएगा आपके फॉर्म फिलिंग से। एलिजिबिलिटी आपको बता दूं कौन इस एग्जाम को दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। तो एज के हिसाब से बताऊं तो डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक कैंडिडेट बर्थ यानी कि बॉर्न बिटवीन 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है वो एलिजिबल है। मतलब कि अगर किसी स्टूडेंट का जन्म, किसी कैंडिडेट का जन्म, जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट है, जो अप्लाई करने वाले हैं, उनको बोला जा रहा है कि अगर आपका 26 दिसंबर 2002 के बाद का जन्म है और उस दिन का जन्म है, यानी कि 26 दिसंबर 2002 वाले स्टूडेंट और उसके बाद वाले स्टूडेंट, वो अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन और साथ में 26 जून 2006 से पहले वाले स्टूडेंट जो है, इस मतलब लोग जो है वो पब्लिक जो है, स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अ कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। मतलब बोला जा रहा है अगर जो कैंडिडेट पास कर जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के हिसाब से, सारे स्टेजेस को पास कर जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी जो अपर लिमिट है, अपर एज लिमिट है, वो 21 नहीं होनी चाहिए, उससे कम कम ही होनी चाहिए। 21 जिसकी हो गई है उसको फाइनली यहाँ पे जॉब में नहीं रखा जाएगा। मैरिटल स्टेटस का आपको सारा कुछ बता दिया है कि ओनली अनमैरिड कैंडिडेट के लिए, कोई भी शादीशुदा कैंडिडेट जिसकी भी शादी हो चुकी है या फिर अभी अगर एंगेजमेंट भी ऐसे में हुई है किसी की, तो वो भी यहाँ पे नहीं कर सकता। सिंपल मतलब मेन बात यही है कि उसको ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि मेन उसका यही रहेगा कि वो अभी बिल्कुल बैचलर होना चाहिए, लड़का हो लड़की हो, और उसकी एज जो है वो आपको यहाँ पे बता दिए कितनी है, 18 से 21 के बीच में होनी चाहिए कहीं पे भी। अगर वो है तो वो अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दूँ, साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए बता दूँ, candidate should have passed intermediate +2 equivalent examination with mathematics, physics and English from an educational board listed at COBSE members with मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। देखिए सिंपल आपको बोला गया, अगर आपने जो अपनी 12th करी है, 12th पास स्टूडेंट के लिए जॉब है मेनली 12th प्लस, और उससे ऊपर वाली एजुकेशन के लिए यहाँ पे जॉब बोली जा रही है। ये वाली जो आपकी इंडियन एयरफोर्स के अंदर जॉब रहेगी, 12th प्लस आपको करना है, मतलब कि आपका 12th पास होना चाहिए। या फिर अगर आप लास्ट ईयर में अभी अपियर भी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेन बात आपकी ये है कि आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स इंग्लिश जो है आपके, इनके अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर हुआ है टोटल, तो 100 में से 50 मार्क्स, 200 का हुआ है तो आपके उसमें से 100 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए, उतने या फिर उससे ऊपर होने चाहिए। सेम इंग्लिश, और खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट में तो अलग से होने ही चाहिए इतने मार्क्स। तो ये आपसे बोला जा रहा है। पास्ड 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना कॉलेज कर लिया, अब 12th हो गया उनका, अब वो कॉलेज कर रहे हैं, तो उनका 3 ईयर कम से कम 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, मतलब 3 साल का कोर्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकोगनाइज्ड पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। जो उनके सब्जेक्ट रहे होंगे उनके बैचलर कोर्सेज के अंदर, उसके अंदर उनको ध्यान रखना है वो इन फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, और गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए जिससे उन्होंने करा है 50% मार्क्स के साथ, और प्लस 50% मार्क्स उनके इंग्लिश में भी होने चाहिए इतना। और इफ इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स और इट एन इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेट इफ। देखिए आपसे बोला जा रहा है अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है डिप्लोमा में तो भी कोई बात नहीं है, तो भी आप जो है आपके इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन में ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ये आपका होना ही चाहिए, 10th 12th में होना ही चाहिए। अगर आपका बैचलर में ये कोर्स नहीं है, यानी कि कॉलेज में अगर ये वाला सब्जेक्ट नहीं है आपका इंग्लिश, लेकिन आपके 10th 12th में था, तो भी आप जो है 50% मार्क्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पास्ड 2 ईयर्स वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट physics and mathematics from state education boards councils which are listed in COBSC with
50% मार्क्स इज एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन वोकेशनल कोर्स। जैसे कि आपको बोला जा रहा है जो 2 साल के आपके वोकेशनल कोर्स होते हैं जो या फिर नॉन वोकेशनल कोर्स होते हैं उनके अंदर भी आपको बोला जा रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री के फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपको जो है अपने 50% मार्क्स और इंग्लिश में ही 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साइंस सब्जेक्ट के अलावा जो स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं यहाँ मेन बात बता दूँ, उनको बोला जा रहा है कि उनके जो है 50% मार्क्स जो है कम से कम होने चाहिए अपने रिजल्ट के अंदर। जो उनका फाइनल रिजल्ट आया उसके अंदर 50% से ऊपर होने चाहिए और इंग्लिश में अलग से और 50% होने चाहिए उस या फिर उससे ऊपर। इसी तरीके से सेम जो साइंस सब्जेक्ट के अलावा दूसरे स्टूडेंट है उनके लिए बोला जा रहा है वोकेशनल कोर्स उनका अगर था या है तो उनको बोला जा रहा है कि उनके 50% मार्क्स होने चाहिए ऑल ओवर और 50% मार्क्स उनके इंग्लिश में अलग से होने चाहिए। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश नहीं है तो आपका 10th-12th में इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए था, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं हम कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से, तो क्या हम नहीं कर सकते इसके लिए अप्लाई। तो मैंने आपको ये भी बताया कि आपका +2 जो है वो 50% मार्क्स के साथ है अगर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में भी होना चाहिए। जैसा यहाँ लिखा भी है विदाउट साइंस सब्जेक्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग और 2 year वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर अदर देन साइंस सब्जेक्ट एंड वुड बी given an option for appearing in both science subject and other देन साइंस सब्जेक्ट। देखिए जिनके पास ये दोनों सब्जेक्ट रहे, जिनके पास साइंस वाली एलिजिबिलिटी भी है और दूसरी वाली एलिजिबिलिटी भी है दूसरे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से भी, तो आप जो है दोनों हिसाब से भी, दोनों में से आपको जो सही लगे आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। आपसे रजिस्ट्रेशन में ये चीज़ पूछा जाता है साइंस सब्जेक्ट वाले हैं नॉन साइंस सब्जेक्ट वाले हैं, तो उस तरीके से आपको जो है भरना होगा। COBSC बता दूं आपको, काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ फॉर स्कूल एजुकेशन पूरा इसका नाम है जिसके बारे में आपको बोला जा रहा है। मतलब कि आपको CBSE हो ICSE हो कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो ये कोई मैटर नहीं है, आपके 50% मार्क्स जैसा आपको बोला जा रहा है उतने आपको लाने हैं। अगर आ रखे हैं उतने तो आपको उस हिसाब से जो है अप्लाई करना है। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर अग्निवीर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एज फॉलोज। हाइट देखिए, हाइट आपकी यहाँ पे देखी जाएगी मेल कैंडिडेट की 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, हिली रीजन से आ रहे हैं जैसे कि उत्तराखंड के हिली रीजन जो भी हैं, पहाड़ी रीजन जो भी हैं, और लोअर मिनिमम हाइट जो है उनकी 147 सेंटीमीटर विल बी एक्सेप्टेड। तो उनकी जो है 147 सेंटीमीटर एक्सेप्ट हो जाएगी। सिर्फ उनकी जो आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में उत्तराखंड से आते हैं वो फीमेल्स, उनके लिए बोला जा रहा है। इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम लक्षद्वीप द मिनिमम हाइट विल बी 150 सेंटीमीटर। जो लक्षद्वीप के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो भी अप्लाई करने वाले हैं इसके लिए, उनको बोला जा रहा है 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है फीमेल में तो आप इसके लिए हाइट के लिए एलिजिबल हैं। वेट आपको देखना है, वेट आपका यहाँ पे हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट देखा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका कुछ भी बता दिया जाएगा कि आपका इतना वेट चाहिए, 150 बोल दिया या 100 बोल दिया या 70 60 50, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाएगा केजी में। आपको मेनली आपका हाइट और एज के हिसाब से देखा जाएगा। अगर चेस्ट की बात करूँ तो मेल और फीमेल कैंडिडेट में बोला जा रहा है कि वॉल शुड बी वेल प्रोपोर्शनेट विद मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 0.05 सेंटीमीटर्स में आपका जो है चेस्ट का होना चाहिए साइज। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, उसका मेजरमेंट्स आप उस हिसाब से देख लेंगे। हियरिंग कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग, एबल टू हियर forced whisper from a distance of 6 meter by each ear separately। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको जो है 6 मीटर की दूरी तक का तो कम से कम सुनाई देना ही चाहिए, ऐसा आपको बोला जा रहा है कि कम से कम उसको नॉर्मल आवाज़ जैसे सुनाई देती है लोगों को उतना सुनाई देना चाहिए उसके दोनों कानों से। ये बोला जा रहा है 6 मीटर का डिस्टेंस जो है कम से कम उसको सुनाई देना चाहिए सेपरेटली, मतलब अलग अलग कान से। एक कान से सुना 6 मीटर का सुनाई दे रहा है दूर तक का, दूसरे कान से सुना आपने 6 मीटर का, आपको उससे भी सुनाई दे रहा है इस तरीके से। डेंटल में आपको बताऊँ तो शुड हैव हेल्थी गम्स और जम्स, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स। तो ये आपका डेंटल से रिलेटेड और आपके फिजिकली जो टेस्ट होंगे उससे रिलेटेड है ये सारी बात। विजुअल एक्विटी और मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, तो ये सब देख सकते हैं। मायोपिया किसी को है तो 1D, और हाइपरमेट्रोपिया आपको पता होगा किसी को। ये विजुअल की बात हो रही है, मतलब कि आपको दिखता कितना है उसकी बात हो रही है, आपकी आंखों से रिलेटेड कि
जो मायोपिया और बायोपिया ये आपने पढ़ा होगा अपने 10th 11th 12th इन सब में पढ़ा होगा शायद, जो आपके साइंस सब्जेक्ट होता है उसमें आपको पढ़ाया जाता है अच्छे से। ये आपका वो होता है कि आपको पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, तो उसको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये सब बोलते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको भी चेक कर लेंगे। तो हेल्थ कंडीशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये सारा कुछ आपको चेक कर लेना है एक एक चीज़। तो मेन तो आपका ये रहेगा सारा हेल्थ से रिलेटेड। मेन अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे और एक और चीज़, ये जेंडर और ये सारा कुछ मेन इतना नहीं है, हम यहाँ पे मान कर लेते हैं कंजप्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड, यहाँ पे ये भी आपकी अलग चीज़ है, ये आप इसको भी देख लेना। मेन यहाँ पे जो आपको बताना है बॉडी टैटू, अगर किसी के बॉडी टैटू है, देखिए जैसे परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड। जिस किसी स्टूडेंट जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनके अगर पहले से ही कहीं ना कहीं बॉडी पे, हैंड पे देख लीजिए, माथे पे देख लीजिए, फेस पे कहीं पे भी, या फिर आपके चेस्ट पे, या फिर आपके कहीं पे भी स्टमक के ऊपर, या कहीं पे भी आपका इस ऐसा कुछ भी बॉडी के अंदर कहीं पे भी टैटू है, तो उसका अगर वो परमानेंटली है तो वो अप्लाई नहीं, तो वो परमिटेड नहीं होगा। मतलब कि वो अगर टैटू नहीं हट सकता है तो आप नहीं देंगे एग्ज़ाम को। हालांकि अगर वो हट सकता है तो आप उसको हटवा लेना बाद में। तो ये आपको बोला गया है। अब देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस है कुछ जो आपको पहले बता दी जाती है कि 4 साल का रहता है ये पूरा पीरियड। वुड फ्रॉम अ distinct rank in the Indian Air Force different from any other existing rank. The Indian Air Force is not obliged to retain Agniveer Vayu beyond the engagement period of 4 years. On completion of 4 years of service, based on organization requirement and policies promulgated by the Indian Air Force, Agniveer Vayu will be offered an opportunity to apply for enrollment in the regular cadre of the Indian Air Force as airmen. These application will be considered in a centralized manner based on objective criteria including performance during their 4 year engagement period, and up to 25% of enrollment into the Air Force for Indian Air Force. Selection of the Agniveer Vayu for further enrollment, if any, shall be at the discretion of the Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से बोला जा रहा है। अगर आपका जो 4 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा, फिर आपकी जो 4 साल की परफॉर्मेंस रही, कैसा आपने काम किया क्या नहीं किया, जो भी आपने किया उस हिसाब से आपको देख के जो है यहाँ पे एक एयरमैन की जो है आगे आपको एयरमैन की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे आपको लिया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। उसके लिए भी आपको 4 साल बाद भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये आपको बोला जा रहा है। मैं आपको नेक्स्ट बात बता दूं, यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी की बात बताऊं तो अग्निवीर वायु enrolled under this entry are liable to be assigned on any duty in organization interest at the discretion of the Air Force. देखिए जो आपको काम मिलेगा वो यहाँ पे बताया जा रहा है साफ साफ, दिस एंट्री इज, वो आपको कोई भी ड्यूटी असाइन कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जैसा आप बोलेंगे। वो ट्रेनिंग की बताऊँ तो ऑन बीइंग एनरोल्ड अग्निवीर वायु विल बी इम्पार्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन, मिलिट्री ट्रेनिंग होती है आपकी ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट जैसी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है इंडियन एयरफोर्स की, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। लीव के लिए बता दूं, ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्ट टू exigency of the Indian Air Force. The following leave is applicable for अग्निवीर वायु ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट पीरियड। एनुअल लीव आपको जो है पूरी साल में आपको 30 दिन की छुट्टी जो है 3 days पर ईयर मतलब कि पूरे साल के अंदर आपको 30 दिन की छुट्टी यहाँ पे मिलती है। सिक लीव जो होती है बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, जो आपको मेडिकल एडवाइस दी जाती है, जैसे कि सिक लीव आप समझ सकते हैं जब आपको कोई बुखार आ जाता है, कुछ भी मेडिकल डिसीज कंडीशंस होती हैं, तो उसमें आपको सारा कुछ आपको पहले ही बता दिया जाता है यहाँ फॉर्म फिल करने से पहले, क्योंकि ये 4 year का रहता है आपको। इसलिए मैं आपको बता दूँ सिक लीव में यहाँ पर बताऊँ आपको तो यहाँ ये रहेगा कि मेडिकल एडवाइस, जैसे कि आपको डॉक्टर ने बोला है कि इनको ये चीज़ हुई है, ये डिसीज़ हुई है, ये चीज़ ये प्रॉब्लम हुई है इनको, तो इतना समय जो इनको लगेगा रिकवर करने में, तो उस हिसाब से आपकी लीव उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन एनुअल लीव जो आपको दी जाएगी वो 30 दिन पूरे साल के अंदर आपको मिलेंगे। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी, जो मेडिकल फैसिलिटी होती है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन द इंडियन एयरफोर्स, अग्निवीर वायु विल बी entitled for medical facility at service hospitals as well as CDS provisions। तो ये आपको फैसिलिटी भी मिलती है, सर्विस जो मिलती है हॉस्पिटल की फैसिलिटी मेडिकल कंडीशंस में भी आपको मिलती है अगर आप इसमें काम करते हैं। तो पे अलाउंस एंड अलाइड बेनिफिट्स की आपको बात बता दूं तो अग्निवीर एनरोल्ड अंडर दिस स्कीम विल बी पेड एन अग्निवीर पैकेज ऑफ
30,000 पर मंथ विद अ फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपको 30,000 का जो है अग्निवीर का महीने का पैकेज मिलता है यहाँ पे। मतलब जैसे आपकी जॉब लगती है तो आपको 30,000 रुपये मिलेंगे यहाँ पे। जो मैं जिस पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको 30,000 रुपये तो मिलेंगे ही महीने के, प्लस जो आपकी फिक्स्ड है विद अ फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट, जिसमें आपको साल के साथ जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा आपके जो आपकी सैलरी रहेगी। इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस एज एप्लीकेबल इन IFA, ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंस विल बी पेड। जो आपको ड्रेस और ट्रैवल करना होगा इधर उधर तो वो आपको अलाई किया जाएगा, वो आपका पेड होगा। पर्क सच एज राशन, पर्क आपको क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे, आपको राशन मिलता है, क्लोथिंग कपड़े दिए जाते हैं, अकोमोडेशन लीव, ट्रैवल कंसेशन, और जैसे कि आपको घूमने के लिए जो छुट्टी चाहिए होती है उसके लिए भी आपको मिलता है। शैल ऑल्सो भी प्रोवाइडेड एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स। जैसे रूल्स बनाए गए इंडियन एयरफोर्स के अंदर उस हिसाब से आपको छुट्टी भी दी जाती है, राशन भी दिया जाता है, कपड़े भी दिए जाते हैं, यानी क्लोथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि। और लीव आपको बता दिए 30 डेज पूरे ईयर में मिलते हैं आपको, प्लस आपको अगर मेडिकल सिक लीव है वो अलग होती हैं, वो उसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। टर्मिनल बेनिफिट्स आपको बताऊं, जैसे कि सेवा निधि पैकेज है उसके हिसाब से बताऊं, विल बी गिवन वन टाइम सेवा निधि पैकेज कंप्राइजिंग देयर मंथली कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड। ठीक है, जैसे कस्टमाइज्ड पैकेज, जैसे मंथली आपको जो मिलने वाले हैं पैसे वो बता देता हूँ पहले। इन हैंड 70% आपको इन हैंड मिल जाएंगे, मतलब कि आपको 70% पैसा जो है वो इन हैंड मिल जाएगा। जैसे आप देखें 30,000 में आपका जो 21,000 है वो 70% हो गया 30,000 का, तो ये आपको इन हैंड मिलेगा, मतलब ये आपको डायरेक्टली आपके हाथों में दिया जाएगा। ये आप जैसे चाहें वैसे आपको बैंक में लेना है, जैसे भी आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 21,000 कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो है कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। अग्निवीर कॉर्पस फंड होता है एक, उसके लिए आपको 9,000 जो है यहाँ पे बोला जा रहा है। इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड बाय GOE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जाता है कॉर्पस फंड के अंदर, वो एक 9,000 रुपये वहाँ पे पर मंथ जो है यहाँ पे करे जाते हैं। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट ईयर में यहाँ पे मंथली लिखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूरे ईयर में नहीं है 30,000, ये आपका पर मंथ है, यानी कि 30,000 आपको हर मंथ मिलने हैं, उसमें से 21,000 आपके इन हैंड है। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में आपका जो है यहाँ पे 33,000 हो जाता है, यही बढ़ के फिर थर्ड ईयर में आपका 36,500 होता है, फिर आपका लास्ट ईयर में 40,000 हो जाती है, यही मंथली सैलरी बढ़ के। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यानी फर्स्ट ईयर में 30,000 और फोर्थ ईयर में 40,000, यानी 10,000 आपके जो है बढ़ जाते हैं फाइनल ईयर आते आते। अब देखिए ऑल फिगर्स इन मंथली कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर्पस फंड आफ्टर 4 ईयर। देखिए इतना आपको जो है 5 लाख ये जो हो जाता है आपके कॉर्पस फंड के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जो आपका 5,02,000 जो है यहाँ पे हो जाता है जब चारों साल हो जाती हैं आपकी। एग्जिस्ट आफ्टर 4 ईयर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख एज सेवा निधि पैकेज। आपको जो है 10,04,000 10,04,000 जो है आपको यहाँ पे सेवा निधि पैकेज के हिसाब से जो है आपको ये जब छोड़ के जा रहे होते हैं, जब आपका काम हो जाता है 4 साल का, तो ये आपको दिया जाता है। अग्निवीर वायु विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट ऑन टू एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अग्निवीर वायु में जो भी काम कर रहे होते हैं उनको कुछ भी ज़रूरत नहीं है कुछ भी कंट्रीब्यूट करने के लिए, प्रोविडेंट फंड ऑफ गवर्नमेंट के लिए कुछ भी उनको देने की जरूरत नहीं होती है। देयर शैल बी नो एंटाइटलमेंट टू ग्रेट्युटी एंड एनी काइंड ऑफ पर्सनली बेनिफिट। अब देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस देखिए ये सारे जो है यहाँ पे रिस्क होता है। जैसे आप समझते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में काम करना है, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छे खासे पर्क हैं, काम मिल जाता है, अच्छा खासा सैलरी भी अच्छी खासी होती है, कुछ इसमें कट नहीं होता है कि आपका फिक्स रहता है सैलरी, ऊपर से छुट्टियाँ भी मिलती हैं यहाँ पे, हॉलीडेज। मेन बात आपकी यहाँ पे रहती है रिस्क की, जैसे इंश्योरेंस, डेथ और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन, मतलब जैसे कंपेंसेशन दिया जाता है जो बाद में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आगे चल के। तो अग्निवीर वायु विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर वायु इन द इंडियन एयरफोर्स। अगर देखिए ऐसा कुछ भी आपका होता है तो लाइफ इंश्योरेंस आपको दिया जाता है जो आपका 48 लाख रुपीज़ का रहता है,
जो आपके उस पीरियड के हिसाब से होगा, मतलब जैसे आप जब काम कर रहे होते हैं उतने पीरियड के अंदर अगर ऐसा कुछ भी होता है तो लाइफ इंश्योरेंस जो है करा के देते हैं ये लोग। लाइफ इंश्योरेंस जो आपको करा के दिया जाता है इंडियन एयरफोर्स के अंडर, जिसमें आपको 48 लाख रुपीज़ का जो है यहाँ पे मिलते हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये लाइफ इंश्योरेंस रहता है, जो आपको मैंने बताया डेथ और इससे रिलेटेड कुछ भी। अग्निवीर वायु विल नॉट बी गवर्न्ड बाय प्रोविजंस कंटेंट इन द पेंशन रेगुलेशन रूल्स फॉर इंडियन एयरफोर्स फॉर डिटेल ऑफ डेथ डिसेबिलिटी कंपनसेशन लॉन्ग ऑन टू। देखिए बाकी सारी डिटेल आप इससे रिलेटेड यहाँ पे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ये सब रहेगा। अब देखिए ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं मेनली। तो देखिए यहाँ पे आपका जो टेस्ट होगा उसमें साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 60 मिनट एंड शैल कंप्राइज ऑफ इंग्लिश फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर +2 CBSE सिलेबस। मतलब यहाँ पे यह है कि आपका जो है साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे जो एग्जाम होगा आप साइंस सब्जेक्ट में भी दे सकते हैं, जैसा मैं आपको बताया था पीछे, साइंस सब्जेक्ट में भी दे सकते हैं और अदर साइंस सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट में भी इस एग्जाम को दे सकते हैं आप। साइंस सब्जेक्ट में आप दे रहे हैं तो आपको फिजिक्स इंग्लिश और मैथमेटिक्स का जो है पेपर देना होगा, जो 60 मिनट का आपका होगा। जो साइंस सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में अगर कोई एग्जाम देना चाह रहा है तो उसका 45 मिनट का पेपर होगा। शैल बी कंप्राइज इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश आएगी CBSE के सिलेबस के हिसाब से, और रीजनिंग और इंग्लिश अवेयरनेस आएगा। तीसरा आपको बता दूं, जो साइंस सब्जेक्ट और अदर साइंस सब्जेक्ट दोनों में देने जा रहा है एग्जाम, उसके लिए मेन बात यह है कि उसको 85 मिनट टोटल मिलेंगे सारा पेपर करने के लिए। उसको रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट जो है उसको करने पड़ेंगे एग्जाम में। जो टेस्ट होगा आपका उसके लिए बता दिया। अब देखिए मार्किंग पैटर्न आपको बताऊं तो यहाँ पे 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 0 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आपका हर क्वेश्चन अगर सही जाता है तो उसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा, गलत जाता है तो उसका आपको 1/4 मार्क्स जो है उसका काट लिया जाएगा हर गलत आंसर पे। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, 25 पॉइंट में बात बताऊँ आपको तो, कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट एंड अदर साइंस सब्जेक्ट विद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। द रिजल्ट ऑफ फेज 1 एंड द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर फेज 2 बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन। जैसे आपको पता है कि इस वेबसाइट पे जो है आपका ये मार्क्स अपलोड किया जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होगा 20 मई से एग्ज़ाम होंगे आपके, जैसे ही खत्म होंगे उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसमें जो क्वालिफाइड होगा वो फेज 2 देगा, जो नहीं होगा वो नहीं दे पाएगा। Soon after the declaration of the phase 1 result, a cutoff will be applied based on the marks scored by the candidate in the phase 1 test, and shortlisted candidate will be sent a new admit card on their registered email ID for phase 2 test. दिस एडमिट कार्ड फेज 2 एग्ज़ाम, ये जो आपका फेज 2 एग्ज़ाम होगा वो उन्हीं का होगा जिन्होंने क्वालिफाई किया है। जो जिनका पहला फेज़ क्वालिफाई हो जाएगा वो दूसरा फेज़ देंगे, उनको जो है ईमेल कर दिया जाएगा उनका एडमिट कार्ड। बाद में जो क्वालिफाइड हो जाएंगे उनके लिए, तो फिर वो फाइनली अपना एडमिट कार्ड देख के वो दूसरा फेज़ दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग से कुछ बात हो रही है यहाँ पे कि वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, वो सब तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपकी 18 से लेकर 21 के बीच में एज होनी चाहिए। साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी आपने कराया उससे अपना 12th प्लस जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी है आपके जो है। और आपसे बोला गया है फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश अगर आपके पास सब्जेक्ट था 50% मार्क्स, जो भी आपको सब मैंने बता दिया है। मेन यहाँ पे बताया तो आपको इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट नॉट एप्लीकेबल। मार्कशीट की कोई कॉपी इंटरनेट पे जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, जो आपकी मार्कशीट होगी जिसमें रिजल्ट आएगा उसकी जो वो आपकी इंटरनेट पे जो है नहीं ली जाएगी। आपका सिंपल वहाँ जाके एग्ज़ाम होगा जैसे आपको बता दिया है मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू फ्रॉम डूइंग एनी रफ वर्क और राइट एनीथिंग एनीवेयर ऑन द एडमिट कार्ड इशूड ऑन फॉर फेज 1 एंड फेज 2। सच कैंडिडेट विल बी डिबार्ड परमानेंटली। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, आपको कुछ नहीं लिखना है अपने एडमिट कार्ड पे, जैसा आएगा वैसे के वैसे लेके आपको एग्जाम देने चला जाना है, सिंपल। आपका बाद में फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT होगा, उसके लिए आपको बता दूं यहाँ पे नेम ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जिन्होंने पहला जो है पास कर लिया है फेज़, उनको बोला जा रहा है कि उनका जो है PFT टेस्ट होने वाला है। उसके लिए उनको क्या क्या बोला जा रहा है, विल कुड बी कंसिस्ट ऑफ, उनको जो है एक एक 1600 मीटर का जो है दौड़ना है उन्हें विद 7 मिनट्स।
ये मेल कैंडिडेट के लिए, 8 मिनट फीमेल कैंडिडेट। टाइम जो एक्स्ट्रा मिलेगा फीमेल कैंडिडेट को सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। मेल कैंडिडेट शैल ऑल्सो हैव टू कंप्लीट 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जैसा उन्होंने समय बताया उस समय के अंदर अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। 10 पुशअप, 10 सिटअप्स, ये सारा कुछ जो है आपको करना पड़ेगा फिटनेस टेस्ट के अंदर। देखिए आपको बताया तो 10 पुशअप जो है आपको करने हैं 1 मिनट के अंदर, ये तीनों 1-1 मिनट के अंदर आपको करने होंगे। इसके लिए आपको मार्क्स कितने मिलेंगे वो भी आपको इसमें आपको बोला जा रहा है। टेस्ट विल बी कंडक्टिव आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ रन। जैसे ही आपका भाग दौड़ वाला जो है, रनिंग वाला जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके तुरंत बाद आपका ये जो है 10 मिनट रेस्ट के बाद ये होगा, 2 मिनट के ब्रेक के बाद पुशअप के बाद आपका सिटअप्स होगा, फिर 2 मिनट के बाद आपका 20 स्क्वाट्स का होगा। इस तरीके से आपका जो है रहेगा सारा कुछ। एक एक चीज़ यहाँ पे सब डिसाइडेड है, टाइम भी सब कुछ एक एक चीज़ डिसाइड है, आपको देख लेना है। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे अलग से आपको बता दिया है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका ये मेडिकल एग्जामिनेशन किनका होगा, जिन्होंने फेज़ 2 क्लियर करा है, जिन्होंने अपना ये PFT का एग्ज़ाम, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के एग्ज़ाम में सब चीज़ों को क्वालिफाई कर दिया है, तो उनका जो है नेक्स्ट आगे चल के जो है यहाँ पे फेज़ 3 होगा जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया जिन्होंने टेस्ट 2 क्वालिफाई किया है उनको मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, और फिर वो आएंगे, उनको जो है बाय एयरफोर्स की तरफ से, एयरफोर्स की मेडिकल टीम ये देगी, इशू करेगी, और उनको फिर वो आना है ये एग्ज़ाम देने मेडिकल एग्जामिनेशन का, जिसमें आपका ब्लड हेमोग्राम और यूराइन जो है वो उसका टेस्ट होगा अलग, बायोकेमिस्ट्री का अलग होगा, ब्लड शुगर, फास्टिंग एंड PP, ये सारा कुछ आपका जो एक्सरे चेस्ट का होगा, ये सारा कुछ जो है चेक किया जाएगा। तो ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा जो मैंने आपको समझाया है। तो ये आपको ध्यान दे ले। अब देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको अप्लाई का प्रोसेस आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे कैंडिडेट आर हैव टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय लॉगिंग इन। जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा है उनको लॉग इन करना है सिंपल, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करना है सिंपल। उसके बाद ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको अपना देखिए 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट यहाँ पे देना पड़ेगा, जो आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पे उससे मांगा जाएगा आपसे, मतलब आपको उस चीज़ को अपलोड करना है। एक फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है जो कि आपको बोला जा रहा है रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, टेकन नॉट बिफोर, ये जनवरी 2023 से पहले की फ़ोटो ना हो, उसके बाद की हो, ये आपसे पहले ही बोला जा रहा है। अगर पहले की है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, अगर विंडो एक्सेप्ट कर भी लेती है तो आगे चल के कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए आप जनवरी 2023 का ही जो है आप अपना फ़ोटो जो है वो अपलोड करें। अगर आपके पास ज़्यादा पुराना है तो एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करके भी आप मतलब अपना एक फ़ोटोग्राफ खिंचवा के आप कहीं पे भी जाके जो है उसका फ़ोटोग्राफ जो है बनवा सकते हैं और फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। साइज़ यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे एक लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन का आपको एक जो है उसका भी थंब इम्प्रेशन का भी आपको एक फ़ाइल अपलोड करना है, इमेज का जो उसका फॉर्मेट में अप्लाई करना है। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर का भी करना होगा। साइज़ सबका 10 KB से नीचे होना चाहिए जैसा कि आपको बोला जा रहा है। कैंडिडेट्स पेरेंट्स, फादर मदर, guardian signature image if candidate is below to 18 year on the date of filling द ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए मैंने आपको बताया क्या था, यहाँ पे इन्होंने क्यों बोला फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि 18 साल से कम कोई स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, अप्लाई कर रहा है अगर इस एग्ज़ाम के लिए, तो उसको जो है अपने मदर या फादर या किसी में से किसी भी एक का जो है सिग्नेचर का इमेज अपलोड करना है। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मेन बात यहाँ पे ये है कि आपका भले ही 18 ईयर आपसे मांगा जा रहा है जॉब के लिए, बट अगर आप अभी फॉर्म भर रहे हैं, जॉब आपका 1 से 2 महीने लग जाते हैं आराम से। जैसा आप जानते हैं कि मई के अंदर एग्ज़ाम है, तो उसके बाद आपका जून में एक आपका जो है फेज़ 2 होगा, फिर जुलाई में फेज़ 3 होगा, इस तरीके से 2-3 महीने ऐसे ही चले जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपकी एज अगर तब तक 18 हो रही है और अभी नहीं हुई है फॉर्म फिलिंग करते समय, तो ऐसे में आपको आप 18 से नीचे हैं तो आपको मदर या फादर का किसी का सिग्नेचर का इमेज जो है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मेनली आपको डॉक्यूमेंट में बता दूं तो अपना सिग्नेचर, मदर फादर का अगर आप 18 से नीचे हैं, साथ में एक फ़ोटोग्राफ आपका जो जनवरी 2023 में या उसके बाद का होगा यानी अभी का होगा तो भी चल जाएगा, और एक डॉक्यूमेंट में एक ID प्रूफ अगर मांगा जाता है तो आपको वो भी लगाना पड़ सकता है अगर मांगा जाए तो, अदरवाइज़ उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो 18 से नीचे होते हैं उनका ये सब नहीं होता है, ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब, लेकिन जो चीज़ जो है 18 से नीचे वालों में, जैसे आधार कार्ड होता है सबके पास, अगर ऐसा कुछ भी मांगा जाए तो आपको वो अपलोड करना होगा। और 10-12 का मार्कशीट, इतना आपको करना है बस। एग्जामिनेशन की फ़ीस आपको बताऊं तो 250 रुपीज़ आपकी फ़ीस है जो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय पे करनी है।
जो आप क्रेडिट डेबिट कार्ड किसी से ही पे कर सकते हैं। और कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करने के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड उसको जो है ज़रूरत पड़ेगी। कैंडिडेट शुड एंटर आधार नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड मेघालय आर एक्सेप्टेड फॉर द सेम इफ़ नॉट हैविंग आधार कार्ड। देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, मैंने जैसे आपको बताया भी आधार नंबर जो है आपको देना पड़ेगा, आधार की डिटेल जो है वहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। अब जिनके पास नहीं है तो वहाँ पे उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट अगर आप दे सकते हैं तो अगर ऑप्शन में आ रहा है तो आप उसको दे के भी कर सकते हैं। सेंटर पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना जो है कलर विद कलर प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल आंसर एडमिट कार्ड, आपको अपने एडमिट कार्ड की कलर प्रिंट आउट लेकर जानी होगी। ब्लैक एंड वाइट मत लेना बिल्कुल भी, आपकी एडमिट कार्ड की कलर प्रिंट आउट करवा के ही आप अपने एग्जाम में जाना, इस एग्जाम को देने के लिए, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। कैंडिडेट शैल बी डिबार्ड फ्रॉम अपियरिंग इन द ऑनलाइन टेस्ट इन केस, ये सारे कुछ कंडीशन लिखे हैं। अगर आप लेट हो जाते हैं एग्जाम में, ये सब कुछ भी होता है तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, समय से पहले आपको पहुंचना होगा। कैंडिडेट को अपना आधार कार्ड लेके जाना है जब एग्ज़ाम में जाए, एग्ज़ाम देने जाएगा, जब वो फेज़ 1 के लिए जा रहा हो, फेज़ 2 के लिए, मेडिकल के लिए, किसी के लिए भी जा रहा हो तो उसको अपना एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है। इफ़ नॉट हैविंग आधार कार्ड, अगर, हाँ देखिए आपसे बोला भी जा रहा है, अगर आप दूसरा भी कोई आईडी प्रूफ ले जा सकते हैं, अदर वैलिड आईडी प्रूफ, अगर आपके पास आधार कार्ड जो है वो नहीं है। अब यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, उसको उनको इसे चेक कर लेनी है। उनका सेंटर चेंज नहीं होगा, एक बार सिलेक्ट कर लेने के बाद उनका सेंटर चेंज नहीं होगा जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में चूज़ कर लिया है। इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए एक एक चीज़ जो है यहाँ पे आपको बता दी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, सिलेक्ट लिस्ट, ये क्या है, विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट एंड द सेम विल बी डिस्प्लेड विल एट ऑल द ASCs एंड ऑल्सो ऑन वेब पोर्टल ऑन। देखिए 20 नवंबर को आपका जो है ये लिस्ट आएगा, ये आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनकी लिस्ट है ये। देखो इनमें आपको बता दूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इंक्लूजन ऑफ नेम इन प्रोविजन इलेक्शन इज नॉट गारंटी ऑटोमेटिक एनरोलमेंट। देखिए आपको बोला जा रहा है कि आपकी एज 21 से नहीं होनी चाहिए। अगर आगे चल के ऐसा मिलता भी है तो वहाँ पे आपका वो लिस्ट में अगर नाम आ भी जाता है तो आपको फाइनली वहाँ पे जॉब नहीं मिलने वाली है, इस बात का आप पहले ही ध्यान रखना। अब देखिए इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कुछ भी इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कैंडिडेट फाउंड, जैसे आपको बताओ सिलेबस, मॉडल क्वेश्चन पेपर और ये सब आपको इसी वेबसाइट पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपको मैंने बताया आपका जो सिलेबस आएगा वो आपको यहीं पे वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपका होने वाला है। 20 मई से ये एग्ज़ाम होगा आपका। ये उनका नोटिफिकेशन था जिसमें आपकी 3,500 से ज़्यादा वैकेंसी जो उन्होंने अभी निकाले हैं उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन था, जिसमें आपको सारा कुछ बता दिया कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, एज के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से सारा कुछ यहाँ पे जो है वो कवर हो चुका है। यहाँ पे कास्ट से रिलेटेड कुछ नहीं बोला है, SC ST कोई भी हो, कोई भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। मेन आपको एज लिमिट और क्वालिफिकेशन को ध्यान रखना है। इंडियन होना आपका ज़रूरी है। फॉर्म फीस 250 रुपीज़ है। इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया सारा कुछ, कि कितनी आपको पे स्केल मिलेगा, सब कुछ एक एक चीज़ जो है यहाँ पे कवर हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।